तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार और इस वक्त मैं नगर पंचायत रेवती में हूँ। और जो आप भीड़ हमारे पीछे देख रहे हैं, यह भीड़ किसी आम आदमी की नहीं है। यह भीड़ इस क्षेत्र के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी की भीड़ है, जो एक जन चौपाल के तहत यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है। और जो लोगों की समस्याएं हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ में एप्लीकेशन लेकर उसको सुन रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उसका निदान क्या है, लोग उनसे पूछ रहे हैं। हम इनसे मिलकर आपको बात कराएंगे कि समस्या का किस किस तरीके की इनके पास समस्या आई और समाधान के लिए इन्होंने क्या किया। आइए हम बात करते हैं आपको रमाशंकर विद्यार्थी की। सांसद जी, आज आप नगर पंचायत रेवती में एक जन चौपाल किए हैं, किस चीज़ के लिए जन चौपाल किए? देखिए, पार्लियामेंट से फुर्सत मिलने के बाद मैं अपने संसदीय क्षेत्र के किसी न किसी गांव में रहता हूं, जाता हूं, जनता की समस्याओं को सुनता हूं और जहां तक हो सकता है अधिकारियों से बात कर उसको निवारण की कोशिश करता हूं। उसी क्रम में आज रेवती में मैं हूं और लोगों की समस्याओं से अवगत हुआ। इस समय भयंकर बिजली की कटौती है, ट्रांसफार्मर समय से नहीं बदले जा रहे हैं और इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए सरकार ने कोई तैयारी पहले नहीं की। जनता के उपभोक्ताओं के डिमांड के मुताबिक विद्युत आपूर्ति नहीं है। जर्जर तार विद्युत लॉस कर रहे हैं। फॉल्ट यहाँ जिस कंपनी ने केबुलेशन किया, इतने खराब केबल लगाया कि केबल फॉल्ट हो रहे हैं और केबल फॉल्ट होने के बाद जनता को अनावश्यक कटौती झेलनी पड़ रही है। हमारे वहाँ थाने बेलगाम हो गए हैं। पीड़ितों की न्याय सुनने के बजाय थानों पर पैसे वालों की बात सुनी जा रही है। ब्लॉक पर अधिकारी निरीह बैठे हुए हैं। कैसी दुर्भाग्य है कि दैवीय आपदा से, आकाशीय बिजली से मरने वाले लोग, अचानक आग लगने से मरने वाले लोग, इन लोगों का जो हेतु है वो 3-3 महीने तक अभी नहीं आया। तो यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, इसको भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है। इसलिए ये जनता के सरोकारों पर मतलब नहीं रख रही है और जनता के सरोकारों पर जो मतलब नहीं रखता है उसका सूर्य अस्त होने में देर नहीं लगता है। सांसद जी, जिस क्षेत्र में आप जिस ब्लॉक क्षेत्र में आप बैठे हैं, रेवती ब्लॉक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यह बहुत ही गरीब इलाका क्षेत्र है। बहुत से गरीब परिवार के लोग सरकारी शिक्षा पर निर्भर हैं, जो प्राथमिक विद्यालय है। लेकिन प्राथमिक विद्यालय की ये दशा है कि चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, विद्यालय नहीं जाते हैं अध्यापक लोग। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे विद्यालय के अध्यापक, इस सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अध्यापकों को पढ़ाई छोड़कर बाकी सभी काम करने हैं। खाना बनाने का काम, आधार से पैसा दिलवाने का काम, वोटर लिस्ट बनाने का काम, वोटर लिस्ट नाम बढ़ाने घटाने का काम, ऑनलाइन कंप्यूटर पर फीड करने का काम, पढ़ाई छोड़कर बाकी सारे काम अध्यापकों से कराए जा रहे हैं। परिणाम इसका ये हुआ कि प्राइमरी स्कूल की गुणवत्ता खत्म हो गई। प्राइमरी स्कूल के शिक्षा की गुणवत्ता खत्म होने के बाद अभिभावकों का विश्वास उठ गया। लेकिन आज भी भोजन और शिक्षा के लिए मिलने वाले पैसे, जो समाज का अंतिम आदमी गरीब है, जो प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बियर कर सकता, जो प्राइवेट स्कूलों की लूट से बचना चाहता है, जो ड्रेस नहीं खरीद सकता,
गांव के गरीब आज भी प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के संसाधनों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूलों का है, आज प्राइमरी स्कूलों में ज़रूरत थी कि वहाँ पर पंखे लगाए जाएं, वहाँ पर कुर्सी मेज लगाए जाएं, टेबल लगाया जाए जहाँ बच्चे पढ़ें, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो। तो प्रदेश सरकार टाट पर बैठाकर आज भी गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहती। आज परिणाम हुआ कि पहले सरकार ने कहा कि 5 बरस के बच्चों का एडमिशन करो, 5 बरस के बच्चों को बच्चे मिलते थे, अब कह रहे हैं 6.5 बरस का बच्चा हो उसी का एडमिशन होगा। तो आखिर लोग कितना बच्चा पैदा करें? विद्यालयों की व्यवस्था सुधारने के बजाय, वहाँ संसाधन देने के बजाय सरकार ने प्रदेश में 5000 विद्यालयों को, प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। 5000 विद्यालयों के, प्राइमरी स्कूलों के बंद करोगे तो गरीबों के बच्चे किसी प्राइमरी स्कूल में अगर 40 ही हैं, 50 नहीं हैं, तो उनको बगल के प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। ये तुगलकी फैसला है, क्योंकि एक प्राइमरी स्कूल से दूसरे प्राइमरी स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है, न्यूनतम 5 किलोमीटर है। तो जो विद्यालय दूसरे विद्यालय में मर्ज किए जाएंगे तो 5 किलोमीटर बच्चों को जाने के लिए कौन सा इंतजाम करेंगे? तो यह तो गरीबों के बच्चों को पढ़ाई से वंचित करने की योजना है। यह तो इनको शिक्षकों की भर्ती न करना पड़े उसको बंद करने की योजना है। यह सरकार गरीबों को गरीब रखना चाहती है, उनको राशन पर जिंदा रखना चाहती है। इसीलिए उनके आवास का पैसा आज तक नहीं बढ़ाया, इसीलिए उनके शौचालय का पैसा आज तक नहीं बढ़ाया, इसीलिए उनके लिए उपलब्ध प्राइमरी स्कूलों को संसाधन नहीं दिया। और अब नौकरी न देना पड़ेगा देश के नौजवानों को, जो टॉप किए हैं उन नौजवानों को नौकरी न देना पड़े, इसलिए अब प्राइमरी स्कूल ही बंद करना। जब सरकार प्राइमरी स्कूल बंद कर देगी, इनका काम क्या है? अभी रेवती में रेलवे स्टेशन बंद कर दिया, ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया और बिजली को बेच दिया। आपको जानकर ताजुब है, मेरे माध्यम से इस खबर को चलाइएगा। 2 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को बेच दिया। कब बेचा? जनता के पैसे से ट्रांसफार्मर लगे, वो किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो जनता के टैक्स का पैसा है। उसने लाइन बिछा दिया, पोल गाड़ दिया, ट्रांसफार्मर लगा दिया, कनेक्शन लगा दिया। अब स्मार्ट मीटर भी गवर्नमेंट लगा रही है। और स्मार्ट मीटर लगाने मात्र से विद्युत परिषद ने ये कहा कि सरकार को 15,000 करोड़ रुपया मंथली आमदनी हो जाएगी। सरकार के विद्युत बोर्ड ही कह रहा है कि जब 1700 करोड़ रुपया प्रति महीना स्मार्ट मीटर लगाने से ही बिजली विभाग को आय हो जाएगी, तो उसको बेचने की क्या जरूरत है? और अडानी को बिजली विभाग बेचना था तो जनता के पैसे से पोल क्यों गाड़ा? तो किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो आप सबका पैसा है जिससे पोल गड़े, जिससे ट्रांसफार्मर है, वो जनता का पैसा, वो किसी के बाप के पैसा नहीं। तो जनता के पैसे से बिजली लगा दिया, वसूली करने के लिए बेच दिया। और वो जब वसूली करने से बेच दिया तो जो कंपनी आ रही है वो स्मार्ट मीटर लगाएगी। जिस तरह से मोबाइल में पैसा खत्म होते ही वो कहने लगता है कि आपका पैसा खत्म हो गया, उसी तरह से कोई हमारा बच्चा अपने घर में पढ़ रहा होगा और बिजली का पैसा खत्म हो गया 12 बजे रात को, तो त्यों वो बिजली उस घर की कट जाएगी। तो ये गरीबों को गरीब बनाने के लिए सारी योजनाएं ला रहे हैं। और आपको जानकर ताजुब होगा कि न जाने इस प्रदेश सरकार को क्या हो गया है। जनता का इनको महंगाई से मतलब नहीं, गरीबी से मतलब नहीं, बेरोजगारी से मतलब नहीं। आज हमारा जो नौजवान पिता अपने बच्चों को पढ़ाता था कि कामयाब होगा, सारे बच्चे अब ठेका प्रथा में चले गए। अब हॉस्पिटल को कंप्यूटर बाबू की ज़रूरत हो, ड्राइवर की ज़रूरत हो, ब्लॉक को ज़रूरत हो, तहसील को ज़रूरत हो, किसी को वो ज़रूरत है तो अब सीएमओ और डीएम वारंट नहीं निकालेंगे, अब सीधे
जिला सेवा योजना अधिकारी से कहेंगे कि कितनी वैकेंसी आपको चाहिए। सेवा योजना अधिकारी प्रदेश के प्रदाता कंपनियों को जो कर्मचारी प्रोवाइड कराती हैं उनको बता देगी, वो कर्मचारी आ रहे हैं। 11 महीने की नौकरी दे रहे हैं और 2-2 लाख रुपया नौजवानों से लूट रहे हैं 11 महीने की। तो यह सरकार जनता की रह नहीं गई है। जनता को अब समझना चाहिए और जनता समझ रही है कि ये राशन दे करके इंतजामों को तहस नहस कर रहे हैं। इसलिए 27 में एनडीए को पीडीए ही हराएगा। सांसद जी, आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती है। सरकारी दवाई उपलब्ध होने के बावजूद भी डॉक्टरों द्वारा मरीजों के साथ शोषण किया जाता है और तमाम बाहरी दवाओं से लेकर के अल्ट्रासाउंड से लेकर जांच तक लिखी जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस भ्रष्टाचार पे आप? देखिए, सारे हॉस्पिटलों पर जो दवाई है वो दवाइयों की गुणवत्ता जांच करने वाली कंपनियां चुप बैठी हैं। पैरासीटामॉल किसी हॉस्पिटल पर आ रहा है तो उसकी गुणवत्ता कितनी है ये जांच होने की इंतजाम है। हॉस्पिटल की दवाइयों से, जैसे प्राइमरी स्कूल में अभिभावकों ने मोड़ लिया मुंह अपना, उसी तरह से सरकारी हॉस्पिटल की दवाइयों पर मरीजों का विश्वास उठ गया है और डॉक्टरों का विश्वास उठ गया है। किसी भी हॉस्पिटल में एक तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है। लेकिन अगर कोई भी डॉक्टर बाहर की दवा लिखता है, ऐसे मरीजों को आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि अगर कोई भी डॉक्टर हमारे संसदीय क्षेत्र का बाहरी दवा लिखता है, उसकी पर्ची हमको व्हाट्सएप कराएं, उस डॉक्टर को की खटिया खड़ी कर दूंगा। कुछ दिन पहले जो है कि यहाँ पर तमाम अखबारों में चले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती में एक डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह है, सीएमओ का आदेश है, जो प्रभारी है उनका भी आदेश है, उसके बावजूद भी लगातार बाहरी दवा लिखते हैं और बगल में ही एक संविदा कर्मचारी डॉक्टर द्वारा अवैध क्लिनिक चलाया जाता है। सीएमओ को अवगत कराया गया, उसके बावजूद भी जांच नहीं हुए, न उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रहा है। सारे हॉस्पिटल डॉक्टरों के और उनके चहेतों के कब्जे में, वो जहां कहेंगे वहीं जांच होगा। अनावश्यक जांच लिखेंगे, अनावश्यक जांच लिखेंगे और ये मामला हमारे संज्ञान में आपने लाया है तो इस पर मैं बात करूंगा और दिशा के मीटिंग में इनको मैं तलब करता हूं। रेवती रेलवे स्टेशन को लेकर के इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? मुझे पूरा भरोसा है, अभी हारा नहीं हूं, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, कामयाबी की ओर हूं। और अगर रेवती रेलवे स्टेशन बहाल नहीं हुआ तो रेल मंत्री को सदन में चैन से नहीं बैठने दूंगा, यह भरोसा देता हूं। और सदन में लड़ने का मतलब ये होता है, सदन में 2 बार गरीबों का पैसा सहारा में जमा था, सरकार को बेनकाब किया, फिर भी सरकार नहीं सुनी और सलेमपुर का अकेला सांसद हूं कि अकेले सहारा के पैसे को लेकर सदन के सामने प्रदर्शन कर रहा था। आप लोग वीडियो देखे होंगे। जो सरकार 300 करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ रुपया सेबी ने भारत सरकार के जिला कोऑपरेटिव सहकारिता मंत्रालय को दिया बांटने के लिए, और मेरे ही प्रश्न में वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि हम 300 करोड़ रुपया बांट चुके हैं। मैंने कहा कि 15,000 करोड़ रुपया क्यों रखे हो, सेबी सारा रुपया देने को तैयार है। उसका परिणाम हुआ कि आज सहारा का पैसा मिलना शुरू हो गया है। जो सहारा में पैसा जमा कर रहे हैं वो सक्रिय हो जाएं। उनके बेटे ने उनकी यह जो पूंजी थी उसको निकलवाने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि इसी सदन में सरकार को जवाब देना होगा कि कितने लोगों को बांट दिया, कितना बाकी है। जब तक एक एक लाल पाई बंटवा नहीं लूँगा तब तक भारत सरकार के वित्त मंत्री। सांसद जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। तहसील बांसडीह में जो रसद इंस्पेक्टर हैं, इनके द्वारा यूनिट कटवा करके और जो है कि शोषण किया जा रहा है, यूनिट चढ़ाने के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, इसके जड़ में है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 यूनिट प्रदेश का कोटा नहीं बढ़ाया। भारत सरकार में इस बार इस सदन को मैं उठा रहा हूं, जितना यूनिट होगा उतना ही राशन मिलेगा, ये कानून कहता है। हमारे और प्रदेश सरकार हर जनपद का कोटा निर्धारित करती है।
बलिया जनपद का कोटा आज तक 1 यूनिट नहीं बढ़ा। नए राशन कार्ड बनाने के लिए अगर निरहू के 4 बच्चे हैं तो उसमें 2 का यूनिट का नाम गायब कर दिया, तीसरे को एक नया कार्ड बना दिया। और भ्रष्टाचार यहाँ के तहसीलदार से मिलजुल कर हो रहा था, मैं आपसे कह रहा हूँ। और हमारे विधानसभा का गरीबों का राशन नदी पार हो रहा था, उस तहसीलदार को हटवा दिया। और जो भी इस कार्य में सम्मिलित पाया जाएगा, कितना भी पावरफुल आदमी होगा, आप लोगों ने इस लायक बना दिया है कि प्रमुख सचिव भी जाने पर खटिया कुर्सी छोड़ के उड़ जाता। डीएम और एसपी की बात छोड़ दीजिए। जिस तरीके से आम जनता पिछले सांसद से त्रस्त थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, आपने ऐसा क्या किया है कि लोग आपसे संपर्क कर सके, आम जन आपसे संपर्क कर सके? कोई ऐसे सुविधा लॉन्च किया क्या आपने? देखिए, हम तक पहुंचने के लिए हर बूथ पर हमारे बूथ के पदाधिकारी हैं, हमारे सेक्टर के पदाधिकारी हैं, हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इनसे प्रतिदिन एक गांव की सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं। मैंने 3 टेलीफोन नंबर रखा है कि अगर मैं आपके साथ प्रेस कर रहा हूं तो ऐसी दशा में मेरा फ़ोन नहीं उठ सकता, लेकिन फिर भी हमारे पीआरओ, हमारे गनर वो फ़ोन को उठाते रहते हैं, कागज़ में नोट करते रहते हैं। ज्यों मैं गाड़ी में बैठता हूं तो सबको रिटर्न फ़ोन करता हूं। जहां तक पिछले सांसद से तुलना अगर करना हो तो लोकसभा की कार्रवाई ऑनलाइन है। सलेमपुर में जितने सांसद हुए, मेरा दावा है कि केवल 1 साल में जितना पार्लियामेंट में मैंने बोला है, 10 साल में वो सांसद नहीं बोले। और इसी रेवती में कौन जाता है? आज मैं दौड़ा किया सरांक का, छितौनी का, हरपुर का, वहाँ पिठाइस का, आहचौरा का, रजौली का। वो लोग देख करके एक आदमी तो रोने लगा कि कोई सांसद यहाँ जीतने के बाद नहीं आता था, आप कहाँ इस बाग में आ गए। तो मैं अपने जब भी पार्लियामेंट से समय मिलता, उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में होता हूँ। और आपको जानकर ताजुब होगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन व्यवस्था है, अभी तक कोई जात नहीं बची। और पहला सांसद हूं कि 1 साल के अंदर 20 करोड़ रुपया बीमारी अनुदान लोगों को दिलाया। किसी को 8 लाख, किसी को 6 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख। उसके बावजूद भी मैंने बीएचयू में भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है कि अगर बीएचयू में कोई किसी को दिक्कत होती है, हमें फ़ोन करेंगे, हमारा वहाँ भी प्रतिनिधि नियुक्त है। गोरखपुर एम्स के गवर्निंग बॉडी में मैं खुद हूँ, वहाँ पर मैंने अपना पीआरओ नियुक्त किया है कि कोई भी जाएगा हमसे नंबर ले लेगा, उनको सहायता मिलेगी।